हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, जिसका एक्ट नंबर है 20 ऑफ 1958। तो सबसे पहले इस एक्ट को पढ़ने से पहले हम ये बात करते हैं कि जैसे इंडिया में एक कहा गया है कि हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल। तो आप क्राइम से घृणा करिए, उस क्रिमिनल से नहीं घृणा करिए। ठीक, तो क्रिमिनल ने वो क्राइम क्यों कमिट किया है, उसके पीछे कुछ रीज़न रहे होंगे, कुछ कारण रहे होंगे, और अगर उसने कमिट भी किया है तो आगे से जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट हमें ये कहती है कि उसे ऐसा मतलब मेंबर बनाना चाहिए सोसाइटी का कि वो फिर से सोसाइटी में रीएसोसिएट हो सके और एक सोसाइटी का अच्छा खासा इंसान बन सके, अपने काम को फिर से कर सके। तो ये जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी मतलब सुधार लाना, जो एक पर्पस होना चाहिए, एक जो पनिशमेंट को इन्फ्लिक्ट करने का, तो उसी जो है कि पर्पस के लिए रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के लिए और जो क्रिमिनल हैं उनको सुधारने के लिए और उनको सोसाइटी में रीइंटीग्रेट करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया है, जो कि है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, जिसके तहत अगर एक कोई भी अपराधी है जिसने कोई अपराध किया है तो अगर उसका कंडक्ट अच्छा है तो उसे ऑन प्रोबेशन रिलीज़ किया जा सकता है या फिर आफ्टर एडमोनिशन रिलीज़ किया जाता है। मतलब कि आप प्रोबेशन पीरियड के तहत कि आपको सज़ा हम नहीं देते हैं, मतलब आपको इन जेल नहीं रहना है, लेकिन आपकी निगरानी होगी हमेशा और आपको टाइम टाइम से आके मतलब रिपोर्ट करना पड़ेगा अथॉरिटीज़ को, और आपका गुड कंडक्ट है तो आपको प्रोबेशन के तहत जेल में नहीं रखा जाएगा। और इससे क्या होता है कि जेल में रहने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो एक्यूज़ड होता है, जिसने क्राइम किया है उसको एक निगेटिव माइंडसेट उसका बन जाता है, तो वो चीज़ ना हो और वो सोसाइटी में रीइंटीग्रेट कर ले अच्छे से। इसकी वजह से ये एक्ट इन्फोर्स किया गया है, ये एक्ट लाया गया है। ठीक, तो हम इसमें देखते हैं कि क्या इस एक्ट में प्रोविज़न है, कैसे एक एक्यूज्ड को रिलीज़ किया जाएगा प्रोबेशन पे या आफ्टर एडमोनिशन, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस एक्ट को। सबसे पहले सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि ये एक्ट जो है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कहा जाएगा 1958। सबसेक्शन 2 में बताता है ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। सबसेक्शन 3 हमें बताता है ये उस दिन को एप्लीकेबल होगा जिस दिन स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में अपॉइंट करे, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट के लिए डिफरेंट डेट भी हो सकती है। ठीक, तो ये तो सेक्शन 1 जो होता है वो बड़ा ही कॉमन सा होता है हर एक्ट में, जिसमें कि आपको पता चलता है कि क्या है, कब आया, ये सारी चीज़ें। ठीक, सेक्शन 2 इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि हमें डेफिनीशन को बताता है, जो कि हमें बता रहा है कि इस एक्ट में ये जो टर्म्स हैं इनका ये मतलब होगा। एक क्लॉज बताता है कोड मीन्स क्या होगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, 5 ऑफ 1898। हम जो CRPC पढ़ते हैं वो 1973 की पढ़ते हैं, जिसका एक्ट नंबर है 2 ऑफ 1974। लेकिन यहाँ पे जो CRPC की बात की गई है वो जो पहले CRPC एप्लीकेबल थी 1898 की, उसकी बात की गई है। ठीक, बी है प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफिसर वो है जो कि सेक्शन 13 में अपॉइंट किया गया है या फिर रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। सेक्शन 13 में प्रोबेशन ऑफिसर बनाया गया है जिसे। ठीक, सी है प्रेस्क्राइब बाय रूल मेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में जो भी रूल बनाए जाएंगे उसके तहत प्रेस्क्राइब। डी है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन used not defined in words and expression used not defined in this act and defined in the CRPC shall have the meaning respectively assigned to them in that code। मतलब जो भी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन इस एक्ट में नहीं स्पेसिफाई किए गए हैं, जो कि CRPC में बताए गए हैं, तो उनका वही मतलब होगा जो कि CRPC में होगा। ठीक, तो ये सेक्शन 2 हमने देख लिया। अब हम आते हैं सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 क्या है, पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन। कोर्ट की पावर क्या है कुछ ऑफेंडर्स को रिलीज करने के लिए, किसके बाद, आफ्टर एडमोनिशन। आफ्टर एडमोनिशन का जब आप लिटरली डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं तो एडमोनिशन का मीनिंग होता है चेतावनी देना, ताड़ना देना, डांट फटकार करना, ये होता है एडमोनिशन का मतलब। तो इसमें कोर्ट की क्या पावर होगी, कोर्ट की पावर है कि वो कुछ ऑफेंडर्स को, सर्टेन ऑफेंडर्स को वो एडमोनिशन के बाद डांट फटकार के या फिर चेतावनी देके कि आगे से आप ऐसा काम नहीं करिएगा, ये रिलीज कर सकती है। कोर्ट के पास पावर है कि वो कुछ ऑफेंडर्स को ऐसे रिलीज कर सकती है। अब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं कि क्या कहता है ये सेक्शन। ठीक, when any person is found guilty of having committed an offence punishable under section 379, 380, 381 और section 404 और section 420 of the IPC,
जब कोई भी व्यक्ति कौन सा ऑफेंस कमिट करता है जो कि पनिशेबल है। 379 क्या है? थेफ्ट है। 379 आप जानते हैं थेफ्ट है। 380 भी थेफ्ट है, ठीक। 381 भी थेफ्ट है। थेफ्ट के मतलब वो सेवरे पनिशमेंट है ना। तो 379, 80, 81 तीनों थेफ्ट से डील करते हैं। सेक्शन 404 क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन से है, और सेक्शन 420 जो कि चीटिंग से रिलेटेड है। इससे अगर कोई ऑफेंस करता है, और एनी ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट मोर देन 2 years, और ऐसा कोई और ऑफेंस करता है जिसकी पनिशमेंट कितनी नहीं होनी चाहिए? 2 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 years से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। या तो वो 379, 380, 381, 404, 420 इसके तहत ऑफेंस करता है, या फिर ऐसा ऑफेंस करता है आईपीसी के तहत, या फिर जो है कि जिसकी पनिशमेंट जो है 2 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। विथ फाइन भी हो सकता है, या फिर बोथ दोनों हो सकता है, ऑफ द आईपीसी और एनी अदर लॉ, आईपीसी के या और किसी लॉ के तहत ऐसा पनिशमेंट करे जो कि 2 साल से ज़्यादा ना हो, ठीक। एंड नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, ठीक। और कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है उसके खिलाफ, नो प्रीवियस कन्विक्शन, ठीक। बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी एंड द कोर्ट, और जो कोर्ट जिसके द्वारा वो पर्सन गिल्टी फाउंड किया गया है, इस ओपिनियन का है, उसका ये विचार है, हैविंग रिगार्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस की परिस्थितियों को ध्यान में रख के, इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द ऑफेंस, और ऑफेंस की प्रकृति क्या है, और कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, और ऑफेंडर का कैरेक्टर क्या है। इट इज एक्सपीडियंट सो टू डू, अगर ये जरूरी है तो क्या करेगी, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इस एक्ट के अलावा और किसी भी लॉ में कुछ भी कहा गया हो उससे फर्क नहीं पड़ता। द कोर्ट में इंस्टीड ऑफ सेंटेंसिंग हिम टू एनी पनिशमेंट और रिलीजिंग हिम ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट अंडर सेक्शन 4, रिलीज हिम आफ्टर एडमोनिशन, उसे याद के बजाय, इंस्टीड मतलब के बजाय, किसी भी सेंटेंस को पनिशमेंट को इन्फ्लिक्ट करने के बजाय, या फिर सेक्शन 4 में उसे गुड कंडक्ट में, प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पर रिलीज करने के बजाय क्या कर सकती है, उसे एडमोनिशन के थ्रू छोड़ सकती है, ठीक। तो अब हम एक बार बेसिकली देख लेते हैं कि ये सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है, सपोज करिए समवन, एक कोई व्यक्ति है और उसके खिलाफ कौन कौन सी पनिशमेंट हुई, 379 आईपीसी, 380, 381, 404, 420 आईपीसी का, या फिर ऐसी कोई ऑफेंस जिसके लिए पनिशमेंट 2 साल से ज़्यादा या फाइन या दोनों हो सकता है, या तो आईपीसी के अंदर या तो किसी और लॉ के अंदर। कोई व्यक्ति है, उसने कौन सा ऑफेंस किया, 379, 80, 81, 404, 420 आईपीसी, या फिर ऐसा कोई ऑफेंस जिसके लिए पनिशमेंट 2 साल से ज़्यादा नहीं है, फाइन भी हो सकता है। और क्या है, ये पनिशमेंट का हमने क्राइटेरिया देख लिया, और क्या, उसके खिलाफ कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो पहले किसी केस में उसके खिलाफ कोई केस ना चला हो, और केस चल के उसके खिलाफ कोई कन्विक्शन का केस चला है तो नहीं मतलब है, एक्विटल हो गया तो क्या मतलब, छूट गया बेचारा, हो सकता है गलत फंसाया गया हो उसे। लेकिन अगर प्रीवियस कन्विक्शन हुई हो उसके खिलाफ, मतलब उसके खिलाफ केस चला हो और ये पाया गया हो कि उसकी दोष सिद्धि हुई है, उसने ऑफेंस कमिट किया था पहले भी, ठीक, इज प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ प्रूफ हो जाता है, तो क्या होता है, जो कोर्ट है वो इस ओपिनियन, उसका ये विचार है कि केस की क्या विचार है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के विचार है उसका, केस की परिस्थितियों को ध्यान में रख के, ऑफेंस का नेचर ध्यान रख के, ऑफेंडर का जो कैरेक्टर उसको देखती है, तो उसे लगता है कि नहीं ये ज़रूरी है, तो वो क्या करती है, या तो ना तो उसको कोई सज़ा सुनाएगी, ना तो उसको प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट के तहत सेक्शन 4 में जो हम आगे पढ़ेंगे उसके तहत ना डील करेगी, उससे क्या डील करेगी, उससे एडमोनिशन के बाद उसको रिलीज कर देगी। एडमोनिशन मतलब चेतावनी देके, समझा बुझा कर कि आगे से आप ऐसा क्राइम नहीं कमिट करिएगा, क्योंकि 2 साल से कम की सज़ा है, तो सज़ा छोटी है, तो कोर्ट कहेगी कि कोई बात नहीं है, एक आध बार हो जाता है, तो आपको चेतावनी देगी, आगे से आप नहीं करिएगा, और डांट भी सकती है कि ऐसा क्यों किया आपने, आगे से ऐसा मत करिएगा, ठीक। तो उसके बाद रिलीज कर सकती है। सेक्शन 3 यही है, ठीक। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, प्रीवियस कन्विक्शन अगेंस्ट द पर्सन शैल इंक्लूड एनी प्रीवियस ऑर्डर मेड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन और सेक्शन 4। जो प्रीवियस कन्विक्शन हमने पढ़ा यहाँ पे कि उसके खिलाफ कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। तो प्रीवियस कन्विक्शन का क्या मतलब है, प्रीवियस कन्विक्शन का मतलब है कोई और ऑर्डर उसके खिलाफ जो है
इस सेक्शन के या सेक्शन 4 के तहत नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करिए कि उसको वो पहले भी किसी केस में उसके खिलाफ कोई कार्यवाही हुई और सेक्शन 3 के तहत उसने 2 साल तक की सज़ा कोई चोरी की थी मान लीजिए सपोज करिए, तो 2 साल की छोटी सी कोई सज़ा हुई थी तो उसको एडमोनिशन पे पहले भी रिलीज़ किया जा चुका है, फिर उसने वही काम किया, फिर वो कोर्ट के पास आया, तो उसको माना जाएगा कि जो पहले उसको एडमोनिशन पे रिलीज़ किया गया था सेक्शन 3 के तहत वो प्रीवियस कन्विक्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा। जब मतलब वो एक बार अगर उसने सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के बेनिफिट को अवेल कर लिया है पहले किसी केस में, तो वो फिर से उस बेनिफिट को अवेल करने का योग्य नहीं है, उसे प्रीवियस कन्विक्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 हमें बताता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। हमने सेक्शन 3 में क्या पढ़ा था, आफ्टर एडमोनिशन, और सेक्शन 4 में हम क्या पढ़ेंगे, ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। ठीक, व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life, or and the court by which the person is found guilty is of opinion that, जब कोई भी व्यक्ति क्या कोई कौन सा ऑफेंस कमिट करता है, पनिशेबल कौन से ऑफेंस से, डेथ से या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ से। ठीक, ये दोनों ऑफेंस कमिट करता है कोई भी व्यक्ति, और जिस कोर्ट के द्वारा उसको सुना जा रहा है वो उसका क्या ओपिनियन है, क्या विचार है, हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर। केस की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, केस की परिस्थितियों में कौन सा ऑफेंस उसने कमिट किया, उसका नेचर क्या है और ऑफेंडर का कैरेक्टर क्या है। ठीक, और उसे लगता है कि इट इज एक्सपीडियंट टू रिलीज हिम ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, मतलब इस ऑफेंडर को प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट में रिलीज करना, मतलब उसका कंडक्ट, उसका जो आचरण है वो अच्छा है, तो उसे प्रोबेशन का बेनिफिट देके रिलीज कर दिया जाएगा। देन नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब इस जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं इसके अलावा किसी और लॉ में कुछ भी लिखा गया हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ये सेक्शन एक ओवरराइडिंग इफेक्ट देता है। द कोर्ट में इंस्टीड ऑफ सेंटेंसिंग हिम एट वंस टू एनी पनिशमेंट डायरेक्ट दैट ही बी रिलीज ऑन हिज इंटरिंग इनटू अ बॉन्ड, मतलब कहेगा कोर्ट क्या कहेगा, कोर्ट कहेगा कि कोई भी सज़ा तुरंत सुनाने के बजाय कोर्ट क्या कहेगा, उन्हें उसे रिलीज कर देगा, उसको एक बॉन्ड भरना पड़ेगा उसके लिए, विथ और विदाउट सियोरिटी, चाहे वो सियोरिटी के साथ भरे वो बॉन्ड, चाहे बिना सियोरिटी के भरे, टू अपीयर एंड रिसीव सेंटेंस व्हेन कॉल्ड अपॉन ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years, कि आप सियोरिटी के साथ या बिना क्या बॉन्ड भरेंगे कि हम आएंगे और जो भी सज़ा है वो हम 3 साल के अंदर उसको रिसीव कर लेंगे। एज द कोर्ट में डायरेक्ट एंड द मीन टाइम टू कीप द पीस एंड टू बी ऑफ गुड बिहेवियर, और इस दौरान हम क्या करेंगे, शांति से रहेंगे और हमारा बिहेवियर अच्छा रहेगा। ठीक, बेसिकली कोई व्यक्ति क्या है, कोई व्यक्ति किसने क्या किया है, कौन सा सेंटेंस है, डेथ सेंटेंस किया, ऐसा कोई ऑफेंस किया जिसके लिए उसे डेथ सेंटेंस हुई, या फिर क्या हुआ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ हुआ। ठीक, तो कोर्ट के पास वो आया तो कोर्ट को ये लगा कि केस की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि जो है कि इस ऑफेंडर को तुरंत कोई सज़ा सुनाने से अच्छा है कि इसे रिलीज़ कर दिया जाए, और उसके बाद फिर उससे एक बॉन्ड भरवाएगा कोर्ट और कहेगा कि 3 साल के अंदर आप अपनी सज़ा जो आपके खिलाफ पास हुई है, डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, वो आके 3 साल के अंदर में आप ग्रहण करिए और इस दौरान आप शांति से रहिए और आपका कंडक्ट गुड हो। ठीक, तो 3 साल एक बॉन्ड से रिलीज, कोर्ट सेंटेंस सुनाने से के बजाय एक बॉन्ड भरवाएगी उससे और उसे रिलीज कर देगी और कहेगी कि 3 साल के अंदर आके आप अपना सेंटेंस ले लीजिएगा। ठीक, प्रोवाइडेड दैट हमें बताता है, provided that the court shall not direct such release of an offender unless it is satisfied that the offender or his surety, if any, has a fixed place of abode or regular occupation in the place over which the court exercises jurisdiction or in which the offender is likely to live during the period for which he enters into the bond। कोर्ट ऐसा रिलीज क्यों कब तक नहीं ऑर्डर करेगी, नहीं ऑर्डर करेगी अगर उसे लगता है कि जो ऑफेंडर है उसकी श्योरिटी, उसका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ अबॉर्ड है, मतलब कोई स्थायी रहने की जगह है, फिक्स्ड प्लेस ऑफ अबॉर्ड, कोई स्थायी रहने की जगह है और जिसके दौरान और या फिर कोई रेगुलर ऑक्यूपेशन वो कर रहा है, मतलब कोई नियमित धंधा, कोई भी व्यवसाय है जिसको कहते हैं वो कर रहा है, जहाँ पे कि कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन, जहाँ की कोर्ट का क्षेत्राधिकार है, कोर्ट का क्षेत्राधिकार जिस एरिया में है उस एरिया में उसका नियमित कोई निवास स्थान है और या फिर वो कोई रेगुलर वर्क करता है वहाँ पे, तो ऐसी दशा में ही कोर्ट उसका जो है कि उसको प्रोबेशन ऑफ मतलब गुड कंडक्ट पे उसे जो कि बॉन्ड भरवा के रिलीज करने वाली बात थी वो तभी करेगी जब उसका एक फिक्स प्लेस रहेगा,
रहने का स्थायी निवास स्थान और या फिर कोई निश्चित जो कि रोजगार वो कर रहा हो उस जगह पे, उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर, तभी। ठीक। सबसेक्शन 2 हमें बताता है बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट शैल टेक इनटू कंसीडरेशन द रिपोर्ट इफ एनी ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर कंसर्न इन रिलेशन टू द केस। कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट इनको रिलीज करने से पहले किस बात का ध्यान में रखेगी, जो रिपोर्ट भेजी गई है किसके द्वारा, प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा। प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा जो भी रिपोर्ट भेजी गई है उसकी रिपोर्ट का कोर्ट ध्यान में रखेगी। प्रोबेशन ऑफिसर कहाँ हमने पढ़ा था, प्रोबेशन ऑफिसर हमने यहाँ पढ़ा हुआ था डिफिनीशन क्लॉज में, और डिफिनीशन क्लॉज में इसने हमें बताया था कि सेक्शन 13 में प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। ठीक। तो इस तरीके से सेक्शन 3 में हमने आफ्टर एडमोनिशन रिलीज करने का देखा, सेक्शन 4 में हमने प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे देखा। ठीक। इसका आगे का सबसेक्शन देखते हैं। सबसेक्शन 3 हमें बताता है व्हेन एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 इज मेट द कोर्ट में इफ इट इज ऑफ ओपिनियन दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर एंड द पब्लिक इट इज एक्सपीडियंट सो टू डू इन एडिशन पास अ सुपरविजन ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट द ऑफेंडर शैल रिमेन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ प्रोबेशन ऑफिसर नेम्ड इन द ऑर्डर ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट बीइंग लेस देन 1 year as may be prescribed therein and may in such supervision order impose such condition as it may deem fit for the due supervision of the order। अब देखिए सबसेक्शन 1 में क्या किया कोर्ट ने, सबसेक्शन 1 में कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे रिलीज कर दिया। लेकिन सबसेक्शन 3 इसका हमें बताता है सुपरविजन ऑर्डर के बारे में। ठीक। सुपरविजन ऑर्डर के बारे में सबसेक्शन 3 बताता है। सपोज करिए कि कोर्ट ने जिस इंसान को सबसेक्शन 1 के तहत प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट के तहत रिलीज कर दिया और कोर्ट को फिर ये लगता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट और ऑफेंडर के इंटरेस्ट के लिए ये ज़रूरी है। पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए सपोज करिए उस 1 साल मतलब 3 साल के लिए उसने प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे कोर्ट ने रिलीज कर दिया और 3 साल के अंदर ही उसने पब्लिक के इंटरेस्ट को कोई हानि पहुंचा दी, सपोज करिए कोई और ऑफेंस कमिट कर दिया, या फिर उसके खुद के इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है कि जो है कि उसका सुपरविजन किया जाए, उसकी देखरेख की जाए कि उसकी एक्टिविटीज़ वो क्या करता है, कहाँ जाता है ना, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, ऐसा उसके साथ तो नहीं हो रहा है कि वो फिर से कोई ऑफेंस कमिट कर ले। तो एक सुपरविजन ऑर्डर उसका उसके लिए कोर्ट जो है कोर्ट ने प्रोबेशन ऑर्डर पास किया ही था सबसेक्शन 1 में। सबसेक्शन 3 में कोर्ट सुपरविजन ऑर्डर पास करेगी और डायरेक्ट करेगी कि ऑफेंडर जो है एक प्रोबेशन ऑफिसर सेक्शन 13 में अपॉइंट किया गया था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सुपरविजन ऑर्डर पास करेगी कोर्ट, और सुपरविजन ऑर्डर जो है सुपरविजन ऑर्डर जब पास करेगी तो एक प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो उसको सुपरवाइज करेगा। ठीक। और उसके बाद कितने साल के लिए करेगा, कितने टाइम के लिए, 1 ईयर। जो टाइम पीरियड है वो है 1 ईयर के लिए। ठीक। एंड इन सच और कोर्ट इस सुपरविजन ऑर्डर में कोई कंडीशन भी इम्पोज कर सकती है जो कि उसे ठीक लगे। ठीक। तो सबसेक्शन 3 में हमने देखा कि एक सुपरविजन ऑर्डर पास करने की बात की गई है कोर्ट के द्वारा ऑफेंडर के इंटरेस्ट के लिए या पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, और सुपरविजन कौन करेगा, प्रोबेशन ऑफिसर करेगा। कितने समय के लिए करेगा, 1 साल के लिए करेगा। और सुपरविजन ऑर्डर में कोर्ट चाहे तो जो भी उसे कंडीशन समझ में आएगी वो उसे ऑफेंडर के सुपरविजन के लिए लगा सकती है। ठीक। सबसेक्शन 1 प्रोबेशन ऑर्डर, सबसेक्शन 3 सुपरविजन ऑर्डर। ठीक। सबसेक्शन 2 में कोर्ट ने क्या किया था, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट देखी थी। सबसेक्शन 4 देखते हैं। द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 शैल रिक्वायर द ऑफेंडर बिफोर ही इज रिलीज्ड टू इंटर इनटू अ बॉन्ड विथ और विदाउट श्योरिटीज to observe the condition is specified in such order and such additional condition with respect to residence, abstention from intoxicants or any other matter as the court may, having regard to the particular circumstances, consider fit to impose for preventing a repetition of the same offence or a commission of other offence by the offender। मतलब देखिए क्या है, कोर्ट क्या करेगी, सुपरविजन ऑर्डर सबसेक्शन 3 में पास करने से पहले क्या करेगी, ऑफेंडर्स को कहेगी कि आप रिलीज होने से पहले एक बॉन्ड भरिए, बॉन्ड चाहे सियोरिटी या बिना सियोरिटी के आप भरिए, और आप बॉन्ड में क्या कहेंगे कि आप जो भी सुपरविजन ऑर्डर में जो भी कंडीशन है उसको फॉलो करेंगे, या फिर जो एडिशनल कंडीशन जो भी इम्पोज की जाएगी आप उसे फॉलो करेंगे, कि आप रेजिडेंस, आप रहते कहाँ हैं, आप ये जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं, जो नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन नहीं करेंगे, या फिर ऐसा भी कोई मैटर जो कि कोर्ट को ठीक लगे और क्या है, और उसे किस चीज़ के लिए ठीक लगे कि ऑफेंडर कोई दूसरा ऑफेंस ना करे या फिर वही ऑफेंस फिर से ना कमिट करे। ठीक। तो कोर्ट सबसेक्शन 4 बेसिकली हमें यही बताता है कि जैसे कि जब कोर्ट प्रोबेशन ऑर्डर जो है वो सबसेक्शन 1 में जब भी देती है कोर्ट प्रोबेशन ऑर्डर,
तो क्या करती है कि एक बॉन्ड भरवाती है और उसमें लिखती है कि आप कहाँ रहेंगे, आपका मतलब वो सारी चीज़ें कि आप जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप आके सेंटेंस को रिसीव करेंगे। इस चीज़ के लिए कोर्ट क्या करवाती है, एक बॉन्ड भरवाती है सबसेक्शन 1 में, ठीक, कि आप 3 साल के अंदर आके अपने सेंटेंस को रिसीव करेंगे। लेकिन जब कोर्ट सबसेक्शन 3 में भरवाती है, क्या करती है, सुपरविजन ऑर्डर पास करती है, तो उस टाइम पे भी कोर्ट एक बॉन्ड भरवाएगी इस चीज़ के लिए कि आप जो है कि अच्छे से रहेंगे और आप जो भी सुपरविजन ऑर्डर में जो भी कंडीशन आपके ऊपर लगाई जाएगी आप उसको फॉलो करेंगे, ठीक। सबसेक्शन 5 हमें बताता है द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 शैल एक्सप्लेन टू द ऑफेंडर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑर्डर। कोर्ट क्या करेगी, ऑफेंडर को जो ऑर्डर की टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सप्लेन करेगी एंड फॉरविथ फर्निश 1 कॉपी ऑफ द सुपरविजन ऑर्डर टू ईच ऑफ द ऑफेंडर्स द सिक्योरिटीज इफ एनी एंड द प्रोबेशन ऑफिसर कंडक्ट। मतलब कंसर्न ये जो कोर्ट है वो सुपरविजन ऑर्डर जब सबसेक्शन 3 में पास करेगी तो वो क्या करेगी, वो इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है, इसकी जो ऑर्डर पास किया है क्या टर्म्स हैं क्या कंडीशन, उसको एक्सप्लेन करेगी। किसे एक्सप्लेन करेगी, वो जो ऑफेंडर है उसको एक्सप्लेन करेगी और उसके बाद उसकी एक कॉपी किसे देगी, सुपरविजन ऑर्डर की, एक ऑफेंडर को देगी, एक उसके सिक्योरिटी को देगी, एक प्रोबेशन ऑफिसर्स को देगी। मतलब सुपरविजन ऑर्डर पास करने के बाद वो उसकी परिस्थितियों को, टर्म्स एंड कंडीशन को ऑफेंडर्स को बताएगी और सुपरविजन ऑर्डर की एक कॉपी ऑफेंडर को, एक कॉपी उसके सिक्योरिटी को और एक कॉपी प्रोबेशन ऑफिसर को देगी, ठीक। तो इस तरीके से सेक्शन 4 जो था वो कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं सेक्शन 5 जो हमें बताता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज ऑफेंडर टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट। कोर्ट क्या करेगी, रिलीज ऑफेंडर से क्या मांगेगी, कहेगी कि आप कंपनसेशन और कॉस्ट पे करिए, ठीक। सबसेक्शन 1 हमें बताता है द कोर्ट डायरेक्टिंग द रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर directing the release of an offender under section 3 or section 4 may if it thinks fit make at the time a further order directing him to pay। मतलब कोर्ट जब ऑफेंडर को रिलीज करेगी सेक्शन 3 में आफ्टर एडमोनिशन, सेक्शन 4 में आफ्टर प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, जब वो रिलीज करेगी तो वो क्या करेगी, एक फर्दर ऑर्डर, एक और ऑर्डर पास करेगी और उन्हें रिक्वायर करेगी, उन्हें डायरेक्ट करेगी कि आप पे करिए, क्या पे करिए, सच कंपनसेशन एज द कोर्ट थिंक्स फिट, ऐसा कंपनसेशन जो कि कोर्ट को ठीक लगे, रीजनेबल फॉर लॉस और इंजरी कॉस्ट टू एनी पर्सन बाय द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। जो लॉस या इंजरी हुई है उसको ऑफेंस के कमीशन से उसको क्या बोलते हैं, उसको फुलफिल करने के लिए रीजनेबल लॉस या इंजरी जो भी हुई है उसका नुकसान की भरपाई हो जाए, कंपनसेशन ऐसा कोर्ट जो है कि ऑर्डर करेगी कि आप पे करिए। सच कॉस्ट एज द ऑफ द प्रोसीडिंग एज द कोर्ट थिंक्स रीजनेबल, ऐसा कॉस्ट भी ऑर्डर करेगी जो कि प्रोसीडिंग के दौरान हुए हैं जैसा कि कोर्ट को रीजनेबल लगे, ठीक। तो सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 में सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में रिलीज करने से पहले कोर्ट जो है कि कंपनसेशन के लिए भी ऑर्डर पास कर सकती है और कॉस्ट के लिए भी ऑर्डर पास कर सकती है, ठीक। कंपनसेशन जो लॉस या इंजरी हुई है उसको फुलफिल करने के लिए, उसको एक तरीके से कंपनसेट करने के लिए जो भी है कंपनसेशन ऑर्डर करेगी और कॉस्ट ऑर्डर करेगी। और सबसेक्शन 2 बताता है द अमाउंट ऑर्डर टू बी पेड अंडर सबसेक्शन 1 मे बी रिकवर्ड एज अ फाइन in accordance with the provision of section 386 and 387 of the code। यहाँ पे section 386 and 387 CRPC 1898 की बात हो रही है। आप अभी के CRPC से आप कंपेयर करिएगा तो यहाँ पे ये जो रिकवरी ऑफ फाइन का प्रोविजन है वो यहाँ पे नहीं है, वो दूसरे सेक्शन में होता है। लेकिन जब आप CRPC 1898 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे 386 387 रिकवरी ऑफ फाइन से रिलेटेड प्रोविजन दिया था, तो इसको पढ़ के आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक। सबसेक्शन 3 हम देखते हैं A civil court trying any suit arising out of the same matter for which the offender is prosecuted। एक सिविल कोर्ट जो कि ऐसे सूट को ट्राई कर रही थी जो कि इसी मैटर से जिसमें कि ऑफेंडर प्रोसिक्यूट किया गया है उससे रिलेटेड था, shall take into account any amount paid or recovered as a compensation under subsection 1 in awarding damage। मतलब सिविल कोर्ट क्या करती है, डैमेज अवॉर्ड करते। सपोज करिए कोई सूट था जिसमें कि यहाँ पे उस ऑफेंडर के साथ डील किया गया और उसी मैटर से रिलेटेड कोई सिविल केस था और उसको सिविल कोर्ट ट्राई कर रही थी, तो सिविल कोर्ट जब अपना ऑर्डर पास करेगी डैमेज के लिए तो वो जो ये अमाउंट इस सेक्शन में पे किया गया है उसको कंसिडरेशन में रखेगी, ध्यान में रखेगी अपने कि यहाँ पे इसको इतना पे किया गया है, तो उसी हिसाब से वो अपना जजमेंट सुनाएगी, ठीक। सेक्शन 6 हम देखते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज।
ये हमें जो 21 ईयर्स एज के नीचे के ऑफेंडर्स हैं उनकी इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी, वो जेल में नहीं रहेंगे, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, मतलब जेल में उनको नहीं रखा जा सकता। ये सेक्शन यही बात करता है। अब हम अंदर से देखते हैं। सबसेक्शन 1 हमें बताता है व्हेन एनी person under 21 years of age is found guilty of having committed an offense punishable with imprisonment but not with imprisonment for life, जो कि ऐसा कोई पर्सन है जो कि 21 ईयर्स से कम का है और उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसके लिए उसको क्या पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट है, लेकिन वो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ नहीं है, मतलब 21 ईयर्स का एज का है, ठीक। और ऐसा कोई इम्प्रिजनमेंट से ऑफेंस उसका पनिशेबल है लेकिन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है। द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी शैल नॉट सेंटेंस हिम टू इम्प्रिजनमेंट। कोर्ट जिसके द्वारा वो पर्सन क्या हुआ, गिल्टी पाया गया है, वो उसे इम्प्रिजनमेंट नहीं ऑर्डर करेगी अनलेस इट इज सेटिस्फाइड दैट, यदि वो जब तक कि नहीं वो संतुष्ट होती है, having regard to the circumstances of the case including the nature of the offense and the character of the offender, मतलब उस केस की परिस्थितियों को ध्यान में रखेगी और केस की परिस्थितियों में क्या क्या होंगे, ऑफेंस का नेचर होगा और ऑफेंडर का कैरेक्टर होगा। इट वुड नॉट बी डिजायरेबल टू डील विथ हिम अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 एंड अब ये डिजायरेबल नहीं है कि उसे सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के तहत डील किया जाए। एंड एज द कोर्ट पासेज एनी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन द ऑफेंडर इट शैल रिकॉर्ड इट्स रीजन फॉर सो डूइंग, मतलब अगर वो जो है कि पास करती है उसके खिलाफ कोई सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट तो वो रीज़न रिकॉर्ड करेगी उसका, ठीक। तो ये जो सबसेक्शन 1 है ये बेसिकली यही डील करता है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो कि क्या था, जो कि 21 ईयर्स से कम का है और उसके बाद उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया जो कि इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, वो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ नहीं होना चाहिए और उसके बाद उसका ऑफेंस प्रूफ हो जाता है तो उसे जनरली इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया जाएगा। इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया जाएगा मतलब जेल में नहीं रखा जाएगा, ठीक, इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि ये ज़रूरी है कि उसे इम्प्रिजनमेंट दिया ही जाए, उसके साथ सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के तहत नहीं डील किया जा रहा है और उसको इम्प्रिजनमेंट दिया ही जाए, तो कोर्ट उसको इम्प्रिजनमेंट देने से पहले एक रीज़न रिकॉर्ड करेगी, उसके बाद ही वो उसे रीज़न रिकॉर्ड करेगी, उसके बाद ही वो उसे सेंटेंस दे सकती है कि वो इम्प्रिजनमेंट में रहे। बेसिकली नॉर्मल रूल ये है कि आप नहीं रख सकते उसे जेल में और आप उसके साथ सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के तहत आपको डील करना है। लेकिन अगर नहीं करते हैं कोर्ट तो उन्हें रीज़न बताना पड़ेगा कि क्यों आपने ये नहीं किया, आपने प्रोबेशन मतलब सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के तहत उसको डील क्यों नहीं किया और आपने उसे क्यों जेल में रखा, इम्प्रिजनमेंट क्यों दिया आपने, इसको रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद ही आप कर सकते हैं। सेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 है फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ वेदर इट वुड नॉट बी डिजायरेबल टू डील विद अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 with an offender referred to in subsection 1, the court shall call for a report from the probation officer and consider the report. If any and other information available to relating to the character and physical and mental condition of the offender. कोर्ट क्या है, ये डील करने के लिए कि इस ऑफेंडर के साथ सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के तहत मतलब नहीं डील किया जा रहा है। ये जैसे सबसेक्शन 1 ने हमें बताया 21 साल के नीचे का ऑफेंडर था, उसको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के तहत नहीं डील किया गया तो उसे रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कोर्ट जो है वो जब सबसेक्शन 2 में वो क्या करेगी, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगी और उसे देखेगी, उसे ध्यान में रखेगी और भी जो इंफॉर्मेशन उसे मिलती है उस ऑफेंडर के कैरेक्टर, फिजिकल, मेंटल कंडीशन के बारे में, उसको इन सबको ध्यान में रखेगी, उन सब का विचार विमर्श करेगी, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को देखेगी, पढ़ेगी, समझेगी, उसके बाद ही ये सेटिस्फाई करेगी कि इस ऑफेंडर के साथ सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के तहत डील किया जाए या न डील किया जाए, ठीक। तो सेक्शन 1 ने बताया था जो, वही सबसेक्शन 2 बताता है कि काफ़ी सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाएगा, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया जाएगा कि सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के तहत डील किया जाता है कि नहीं डील किया जाता है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ तक हमने आज देखा। अब आगे के सेक्शंस हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।